नमस्कार आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि इस वक्त आप सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के इस फेसबुक पेज से धन्यवाद देना चाहूँगी उनको कि उन्होंने मुझे पुनः अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष ऑनलाइन आ सकूँ और अपना कुछ एक विषय रख सकूँ। मैं इशदीप कौर एक शोध छात्रा हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से और अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत में प्रदेश सह मंत्री एवं प्रांत छात्रा प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से यही चाहता है कि अपने छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले और प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो इसी का एक ये नतीजा है कि हम आपके समक्ष ये ऑनलाइन लाइव सीरीज चला रहे हैं कि ताकि इस लॉकडाउन फेज में भी आप सब अपने घर में रहकर भी एक अच्छी शिक्षा, एक एजुकेशन ले सकें। उसी का एक ये चलन आज चला है हमारे संडे को फिर से कि हम आपके समक्ष आए हैं। उसी लिए आज मैंने एक ऐसा विषय लिया जो छात्र छात्राएं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजी में हैं, उनके में अक्सर रिसर्च मेथोडोलॉजी ज़रूर पढ़ाई जाती है और मैंने इसीलिए ऐसा विषय लिया ताकि आपके लिए वो एक लाभदायक हो। यूजीसी नेट में अक्सर इससे रिलेटेड 2 या 3 सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इसीलिए आज ये विषय आपके समक्ष में ला रही हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनको नमस्कार। आप सबसे निवेदन यही रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। आज का जो मैंने विषय लिया है वो है बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि हमारे मेन रिसर्च के सीक्वेंस स्टेप्स क्या होते हैं उन्हें जान लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि उससे आप देखकर अच्छे से समझ सकें। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो, ये पीपीटी दिख रहा हो। अगर कुछ असुविधा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। जानते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। पहले एक सिंपल फॉर्मेट में जान लेते हैं कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का तरीका। कोई भी फिनोमेना, घटना होती है, उसके बारे में हम जानते हैं किसी उद्देश्य के साथ, वो रिसर्च कहलाता है। कैजुअल इन्वेस्टिगेशन को हम रिसर्च नहीं कहते हैं। इसी को थियोडोसन ने क्या बोला है, एक क्रम से और एक उद्देश्य पूर्व अगर हम किसी घटना या समस्या के बारे में पढ़ते हैं तो वो साइंटिफिक रिसर्च कहलाता है। और उसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च क्या करता है कि आपकी एक नॉलेज को बिल्डअप करता है कुछ फैक्ट्स के साथ। रिसर्च को अगर हम एक संधि विच्छेद करें, जैसे टुकड़ों में तोड़ें, तो रिसर्च 2 भाग में बढ़ता है, री प्लस सर्च, यानी किसी चीज को खोजना, पुनः खोजना। रिसर्च करने से हमें क्या फायदा होता है? एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें जानकारी मिलती है, और दूसरा हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता है। ऐसे ही रिसर्च का कुछ नेचर होता है। क्या होता है उसका नेचर, जान लेते हैं। पहला है साइंटिफिक, दूसरा सिस्टमैटिक, यानी एक क्रम से हमें काम करना चाहिए, और तीसरा वेरीफाइबल, यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसे दूसरा कोई उसे काम करेगा तो वो वही डेटा आएगा जो हमने उसे ढूंढा है। रिसर्च के कुछ प्रकार होते हैं, वो जान लेते हैं। 2 टाइप के रिसर्च होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कि हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सारे चीज़ों के जिनके हम सवाल खोजते हैं अपने रिसर्च में, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। और क्वांटिटेटिव में हाउ मच, यानी वो खुद बता रहा है, कुछ क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं। क्वालिटेटिव में कैसे टेस्ट आते हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू, सर्वे, फोकस ग्रुप, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च में होते हैं। और क्वांटिटेटिव में कैसे आते हैं, ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल, आरसीटी टेस्ट, ये सब टेस्ट अप्लाइड होते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेन सेक्शन पे, जो कि है हमारा बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च 10 टाइप्स की होती है, यानी कि इनके 10 क्रम होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अक्सर यूजीसी नेट में इन सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है कि आपको कोई भी सीक्वेंस बता देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। तो ये कुछ सीक्वेंस होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं रिसर्च को जानने के लिए। इनको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले बढ़ते हैं पहले स्टेप पे, यानी कि
यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई रिसर्चर है, उसने सोचा कि मैं एक रिसर्च पे काम करना है, मुझे कोई विषय एक उद्देश्य से लेना है, तो क्या करेगा? उसने सोचा कि अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोरोना वायरस को लेकर अपना काम करता हूं। तो उसने क्या किया? उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे किस पे काम करना है। ये होता है आपका पहला स्टेप। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब रिसर्चर क्या करेगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि अपना कंटेंट ढूंढेगा कि इस कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके पास और क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है, यानी बुक्स होंगी, जर्नल्स होंगी, कहीं आर्टिकल्स आए होंगे, न्यूज़पेपर में होगा, कुछ मैगजीन में डेटा आया होगा। तो ये सारी चीज़ें जब वो इकट्ठा करता है, इसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका नॉलेज गैप को भी फुलफिल करता है। उससे क्या होता है? हम एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आ जाते हैं, यानी कि अपने तीसरे स्टेप पे हम इसमें क्या करते हैं कि हमने एक जानकारी जो इकट्ठी की, हमें उससे पता चला कि किस पक्ष में काम हुआ है और किस में नहीं हुआ है। तो उस रिसर्चर ने क्या सोचा, क्यों ना मैं ऐसा मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट के बारे में पता करता हूं जो कोरोना वायरस की वजह से हुए हैं, यानी कि मेल्स की कितनी डेथ हुए हैं, पुरुषों की कितनी डेथ हुए हैं और फीमेल्स की कितनी डेथ हुई हैं। उन्होंने ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप जब कहीं भी फील्ड वर्क पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपके जो कॉन्सेप्ट आप उनको यूज़ करोगे, उनको कैसे डिफाइन करना है और उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं उन वेरिएबल्स में, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि रिसर्चर मोर्टेलिटी रेट देख रहा है, तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, वायरस क्या है, जेंडर क्या है और मोर्टेलिटी रेट और जेंडर में क्या रिलेशन होता है, हम उसको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना हाइपोथेसिस फ्रेमिंग। हाइपोथेसिस फ्रेमिंग यानी हाइपोथेसिस क्या होता है? प्री अजम्पशन। हमने पहले से कुछ एज्यूम कर लिया। जैसे कि हम बात करें, रिसर्चर ने क्या सोचा कि जो मेल डेथ रेट हैं वो फीमेल से ज्यादा हो रही, यानी पुरुषों की डेथ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ये सिर्फ अजम्पशन है, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, मैं सिर्फ अज्यूम करके बता रही हूँ आपको। तो उसने क्या सोचा कि मेल्स की डेथ रेट ज़्यादा हो रही है। चाहे वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि महिलाओं का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, या हम कहें कि फीमेल ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं घर से, इस वजह से वो रीज़न आपको एक्चुअल फील्ड वर्क पे पता चलता है। आपने क्या किया? आपने यहाँ हाइपोथेसिस फ्रेम कर लिया। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, जब हमने एज्यूम कर लिया, अब हम अपने सैंपल को चूज़ करते हैं, यानी कि हमें किस पे काम करना है, हम इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व प्रभावित है, तो आप पूरी दुनिया पे तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या सोचा, मैं अपने भारत देश पे अगर रिसर्च करता हूँ तो भारत भी बहुत बड़ा है, आप कहाँ करेंगे? तो रिसर्चर ने क्या सोचा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ रेट्स हो रही हैं इस समय में। तो उसने क्या किया, उसने महाराष्ट्र को एज अ सैंपल ले लिया और इंडिया को एज अ पॉपुलेशन ले लिया, यानी हमने अपना एक सैंपल चूज कर लिया। अब सैंपल चूज कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या कहते हैं, हम अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यानी हम क्या तरीका यूज़ करेंगे अपने फील्ड वर्क में। रिसर्च डिज़ाइन कहता ही क्या है, इसका मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। ब्लूप्रिंट जैसे कि आपने क्वेश्चनर यूज़ करोगे, इंटरव्यू शेड्यूल यूज़ करेंगे, सर्वे करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज से। सैम्पलिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी सैम्पलिंग लेंगे, रैंडम सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग, पायलट स्टडी पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सॉरी आप लोग के सबके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करिए, इतना समय नहीं है, माफ़ी चाहूँगी। मैं अगले वीडियो में ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन कर दूंगी। आपको कुछ दुविधा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इसका रिप्लाई कर दूंगी। आपने जब रिसर्च डिज़ाइन कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। उसके बाद क्या होता है, हम एक्चुअल फील्ड वर्क पे आते हैं, यानी कि 8वां स्टेप, कलेक्शन ऑफ डेटा। इस कलेक्शन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, एक्चुअल फील्ड वर्क करते हैं। इस फील्ड वर्क में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, पार्टिसिपेंट से अच्छे से सवाल जवाब करेंगे। ये कुछ एथिकल कंसिडरेशन हम ध्यान रखते हुए अपना फील्ड वर्क करते हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्स के थ्रू हो, चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू हो। नेक्स्ट आता है, डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब इसको समझने की भी तो ज़रूरत है ना।
तो हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा डेटा निकला है उसको समझने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की। जैसे रिसर्चर ने हाइपोथेसिस फ्रेम किया था कि मेल्स की डेथ रेट ज़्यादा है या फीमेल्स की डेथ रेट ज़्यादा है, वो फिर यहाँ पे डेटा के थ्रू हम क्या पता करते हैं कि क्या मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। इस एनालिसिस के प्रोसेस में हम ये काम करते हैं। अपने यूजीसी नेट में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि एनालिसिस के 3 स्टेप्स कौन से होते हैं। वो स्टेप्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं वो स्टेप्स? पहला होता है कोडिंग, दूसरा एडिटिंग और तीसरा टैब्यूलेशन। ये प्रोसेस हम SPSS के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ये 3 स्टेप्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आता है? इंटरप्रिटेशन। अब अपना डेटा तो एनालाइज कर लिया, आपने फील्ड वर्क भी कर लिया, अब इसको लोगों तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। अब उसको हम क्या करेंगे? हम राइट करते हैं, चाहे वो हम पब्लिश पैटर्न में हो, चाहे वो अपना राइटिंग रिपोर्ट में हो। तो इस इंटरप्रिटेशन को क्या कहते हैं? राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, यानी हमने अपने काम को 3 भाग में अपना लिख लिया। इसमें भी एक यूजीसी नेट पे सवाल क्या पूछा जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट के 3 बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं। जान लेते हैं। पहला होता है प्राइमरी पेज, दूसरा मेन टेक्स्ट और तीसरा एंड मैटर। फिर बात आती है कि ये 3 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए याद करने के लिए। ये कुछ हमारे बेसिक स्टेप्स हैं अपने यहाँ तक बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च के, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक मैंने आपके लिए एक टिप टू लर्न क्रिएट किया है कि कैसे आप इन स्टेप्स को सीक्वेंस से याद कर सकें। एक छोटी सी लाइन जिसे हम मेनेमोनिक फिनोमिना कहते हैं। मेनेमोनिक यानी किसी भी चीज़ को रिदम से याद करना। जैसे मैंने एक छोटा सा रिदम बनाया है, पुलिस, लॉ यानी एक पुलिस होती है, कुछ लॉ होते हैं, अपना एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो हेल्प करता है सीनियर रेजिडेंशियल सिटीजन की जो भारत में अराइव करे, यानी अराइविंग इंडिया। चाहे आप इसको चाहे किसी और भी फ़नी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे अब मुझे भी एक छोटा सा फ़नी याद आ रहा है कि पोपट लाल पत्रकार चंपक चाचा की हेल्प से, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इनको डी कोड कैसे करेंगे? जैसे मैंने जो बनाया उसको मैंने डी कोड कैसे किया? पुलिस का P से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, लॉ के L से लिटरेचर रिव्यू, पर्टिकुलर P के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के C से कंसेप्चुअल, हेल्पिंग के हाइपोथेसिस, सीनियर के S से सैम्पल, रेजिडेंशियल के R से रिसर्च डिज़ाइन, सिटीजन के C से कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग के A से एनालिसिस और इंडिया की I से इंटरप्रिटेशन। ये कुछ चीज़ें हैं, आप अपने तरीके से भी इन चीज़ों को मिनेमोनिक फिनोमिना से याद कर सकते हैं। इन सीक्वेंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर यूजीसी नेट में सवाल में पूछे जाते हैं। थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हों। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं भारत आप सबसे ये अपील करूँगी कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद।